वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 से जो आपके मई जून एग्जाम्स होने वाले हैं और सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके इंग्लिश मीडियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आप अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से ही आने वाले हैं और आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको आंसर्स भी इसी वीडियो में करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप अगर कुछ भी आगे मुझसे पूछना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे चैनल एकलव्य स्नातक वन, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मिल जाएगी। तो आप इसको सर्च कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोल्ड वॉर, एक्सप्लेन वेरियस फेजेस ऑफ कोल्ड वॉर। तो आपको पता है कोल्ड वॉर क्या थी? यूएसए और यूएसएसआर के बीच की एक ऐसी लड़ाई जो कभी भी एक डायरेक्ट लड़ाई में नहीं बदली, यानी कि कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ। ठीक है, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, आप कह सकते हो। और इसमें इसके जो फेजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है अर्ली कोल्ड वॉर, जो 1945 से 1953 का फेज था। इसमें ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री कंपटीशन चल रहा था यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में। दोनों के बीच में न्यूक्लियर आर्म्स की रेस चल रही थी और दोनों अपने वेपन्स को टेस्ट कर रहे थे। और बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स भी चल रही थी, जैसे कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर। फिर एक और अगला फेज आता है जिसको थॉ कहा जाता है, 1953 से 1962। इसमें क्या होता है कि दिस फेज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिलेटिव ईजिंग ऑफ टेंशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स। अब इसमें क्या होता है कि एक तो यूएसएसआर के लीडर बनते हैं निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, जो कि ये चाहते थे कि वेस्ट के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करें। यानी कि ये फेज जो था, इसके अंदर थोड़ा सा ये आया कि भाई मतलब जो टेंशन्स हैं वो थोड़ी सी ईज हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा हुआ इसमें। एंड देयर वर सेवरल क्राइसिस, इस टाइम पे बहुत सारे क्राइसिस भी हुए, जैसे सुएज क्राइसिस है और यू टू इंसिडेंट है। फिर उसके बाद आता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का फेज। ये क्या है कि सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो क्लाइमैक्स यही था। ओके, ये क्या था कि मतलब सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा दी थी क्यूबा में। क्यूबा बिल्कुल अमेरिका के पास में ही है और दोनों इतना क्लोज आ गए थे, यूएस और यूएसएसआर की न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। और आखिर में जाके ये रिजॉल्व हो गया शांति से। लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होने वाली है। फिर आता है देतांत। तो देतांत क्या है? 1962 से 1979 तक का ये फेज था। इसमें इम्प्रूव्ड रिलेशंस की बात होती है यूएस और यूएसएसआर के। और बहुत सारे आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, और एबीएम यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। और बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स भी चलती हैं इस टाइम पे, जैसे वियतनाम वॉर है, सोवियत अफगान वॉर है। फिर सेकंड कोल्ड वॉर है यहाँ पे 1979 से 1985। ये फेज जो होता है, इसमें क्या होता है कि फिर से टेंशन्स बढ़ने लगती हैं दोनों सुपर पावर्स के बीच। बहुत सारे क्राइसिस यहाँ पे होते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे इन्वेजन होता है अफगानिस्तान में। और एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द पर्शिंग टू मिसाइल्स इन यूरोप बाय द यूएस। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। बहुत सारे यहाँ पे मतलब होते हैं भाई, सेवरल आर्म कंट्रोल नेगोशिएशंस भी होते हैं, इंक्लूडिंग द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। बहुत सारी ट्रीटीज भी साथ साथ चलती हैं। फिर एंड ऑफ द कोल्ड वॉर 1985 से 1991। सो ये फेज जो होता है, इसमें क्या होता है, कोलैप्स होता है सोवियत यूनियन का। जिससे क्या होता है कि ये जो आप कह सकते हो कि जब सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया तो कोल्ड वॉर किसके बीच में चलेगी, है ना। फिर उसके बाद है जो पॉलिसीज थी मिखाइल गोर्बाचेव की, वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रगल्स चल रहे थे भाई सोवियत यूनियन के अंदर। और बर्लिन की वॉल गिर जाती है 1989 में। और कोल्ड वॉर जो है ऑफिशियली खत्म हो जाता है। और जब सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है 1991 में। फिर है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताता हूँ मैं आप। एग्जामिन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जो हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है कलोनियलिज्म का, और जो हमने स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया के लीडर्स हमेशा से ही जानते थे कि कंट्री का पास्ट क्या रहा है, तो हम ऐसी फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करते हैं जो कि बहुत इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ हम अलाइन नहीं रहते, और पीस और कोऑपरेशन को ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स तो ये भी है भाई, हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जैसे कि गवर्नमेंट का नेचर कैसा है, रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी कैसी है, किसी पार्टी को किसी देश के साथ रिलेशन रखना अच्छा लगता है, हो सकता है किसी पार्टी को जो अगली पार्टी रूलिंग आ रही है उसको ना अच्छा लगता हो। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं।
इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। भाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देखे जाते हैं, किस देश के साथ हमें कैसा करना है, कहाँ ट्रेड अच्छा होगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा, किसके साथ टाई करना है, पार्टिकुलरली इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। फिर आता है स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स। तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इंडिया की जो लोकेशन है क्रॉस रोड पे है एशिया के, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज भी हो जाते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इन अफगानिस्तान, और जो चाइना का राइज हो रहा है वो भी बहुत एक खतरा है हमारे लिए। तो उसको देखते हुए हमें रिलेशनशिप रखने होते हैं अपने नेबर्स के साथ। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जैसे ग्लोबल पावर डायनामिक्स। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये भी होती है कि जैसे ग्लोबल पावर डायनामिक्स जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, जैसे चाइना का राइज हो रहा है और यूएस का डिक्लाइन हो रहा है, इंडिया एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है दोनों सुपर पावर्स के बीच में, ताकि हमारा फायदा हो सके। रीजनल इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। तो सिक्योरिटी और ये रीजनल इश्यूज़ से भी हमारा ये अफ़ेक्ट होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन। तो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन से भी, जैसे यूएन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन है, ब्रिक्स है। तो इंडिया हमेशा से इन प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करता है ताकि हमारा फ़ायदा हो, और हम सारे ग्लोबल रूल्स वगैरह को भी फ़ॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल रियलिज्म एज गिवन बाय हैंस जे मोरगेंथो। सो यहाँ पे हैंस जे मोरगेंथो जो हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, और माना जाता है यही फाउंडर हैं क्लासिकल रियलिज्म के, जो कि एक स्कूल ऑफ थॉट है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में, जो कि एम्फेसाइज करता है रोल ऑफ द पावर, इंटरेस्ट एंड द स्टेट इन द, देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या रोल है पावर का, स्टेट का, ठीक है, ये बताता है। सो एक यहाँ पे बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये इन्हीं की बुक है। तो मोर्गेन्थो यहीं पे 6 प्रिंसिपल्स बताते हैं क्लासिकल रियलिज्म के। यही आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नाम याद रख लेना, बहुत बारी पूछा गया है भाई ये क्वेश्चन। तो इसमें पहला है इनका प्रिंसिपल कि पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज रूटेड इन ह्यूमन नेचर। यानी कि मोर्गेन्थो ये बताते हैं कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ प्योरली सब्जेक्टिव और आर्बिट्री रियलम, यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल भी सब्जेक्टिव नहीं है, बट इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज। ठीक है, ये पॉलिटिक्स जो है ये चलती है कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव लॉज से जो कि हमारे ह्यूमन नेचर में ही होते हैं। और ये लॉज क्या हैं, दीज लॉज आर यूनिवर्सल एंड टाइमलेस, ये यूनिवर्सल लॉज हैं, एंड दे रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल डिजायर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारे जो फंडामेंटल जो हमारी डिजायर्स होती हैं, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, ये उसी पर ही ये मतलब ये चीज़ें होती हैं, सच एज अ डिजायर फॉर पावर, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। देखो भाई ये सर्वाइवल, सिक्योरिटी मिलना, पावर मिलना हर इंसान चाहता है मेरे पास ये हो, तो ये पहला इनका है। दूसरा है द स्टेट इज द मेन एक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे क्लासिकल रियलिज्म के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि जो स्टेट होता है यानी कि जो देश है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि यही सारी चीज़ें करता है, पावर यही संभालता है, रिसोर्सिस को यही प्रोटेक्ट करता है। ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है इसमें सारा काम स्टेट ही करता है। और मॉर्गन तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट्स आर रेशनल एक्टर्स दैट सीक टू मैक्सिमाइज देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस इन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल्स। और स्टेट जो है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी पावर बढ़े ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तीसरा है द इंटरनेशनल सिस्टम इज अनार्किक। सो ये बताते हैं मॉर्गन तो कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है हमारा वो अनार्किक है, यानी कि दैट देयर इज नो ओवर आर्किंग अथॉरिटी और गवर्नमेंट टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स। यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं हर कोई इंडिपेंडेंट है, कोई ऐसा कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो पूरी दुनिया के देशों को संभालती हो। सो दिस लेड टू अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट कंपटीशन। तो सभी देशों के बीच कंपटीशन चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, हर कोई अपने फायदे की बात करता है। फिर है द परस्यूट ऑफ पावर इज अ प्राइमरी गोल ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे मोर्गेन्तो बताते हैं कि पावर को परस्यूट करना ही फंडामेंटल गोल है सभी देशों का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। एंड दिस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट, इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट्स सीक टू डोमिनेट और कॉन्क्यूर अदर स्टेट्स, बट रेदर देन दे सीक टू मेंटेन अ पोजीशन ऑफ। देखो इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी पावर के लिए आप दूसरे को कॉन्क्यूर कर लोगे या दूसरे को डोमिनेट कर दोगे, नहीं, आप मेंटेन करते हो अपनी पोजीशन को, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को, ठीक है, ताकि आपकी भी सिक्योरिटी बनी रहे और आपका फायदा भी हो। फिर है पांचवा, नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। सो यहाँ पे क्लासिकल जो रियलिस्ट जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो भी किसी स्टेट का होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ पावर, मीनिंग दैट स्टेट
जो है सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस इट्स इंटरेस्ट थ्रू द यूज ऑफ पावर। देखो पावर का यूज करके, अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके ही जो यहाँ पे पावर जो है मतलब स्टेट अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। एंड दिस में इन्वॉल्व द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। ठीक है, अब स्टेट अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, मिलिट्री फोर्स यूज करेगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देगा जैसे अमेरिका लगाता है, डिप्लोमेसी का यूज करेगा, और सिचुएशन जैसी भी हो वो उस टाइम पे देखा जाए। मोरालिटी एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, बट इट इज सबॉर्डिनेट टू नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, मोरालिटी हाँ जरूरी है बट नेशनल इंटरेस्ट पहले होने चाहिए। सो मॉर्गन तो ये बताते हैं मोरालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बट हमारे नेशनल इंटरेस्ट पहले आने चाहिए। इसका मतलब है स्टेट्स में एंगेज इन एक्शंस दैट आर मोरली क्वेश्चनेबल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट और अचीव देयर गोल्स। तो ये मोरालिटी जरूरी है बट ये सबॉर्डिनेट है नेशनल इंटरेस्ट के। समराइज करूं तो ये है कि क्लासिकल रियलिज्म एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ पावर, पावर इंटरेस्ट स्टेट इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये बताते हैं मोर्गेंदो कि हमारा दुनिया का जो सिस्टम है वो अनार्किक है, कोई गवर्नमेंट नहीं है जो सारे देशों को रूल करती हो, सारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, कंपटीशन चलता रहता है, यही है इसमें। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ ग्रेट फोर्स टू बी reckoned विद इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो इंडिया बहुत बड़ा लैंड मास, बहुत बड़ी ज़मीन, बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन, रिच हमारा कल्चरल हेरिटेज, बहुत ही ज़्यादा एमर्ज हो रहे हैं हम एक बड़ी कंट्री के रूप में कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में। कुछ पिछले डिकेड्स को देखें तो इंडिया एक प्रोग्रेस कर रहा है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली भी। आगे बताता हूँ कैसे। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज है जो पिछले कुछ सालों में ग्रो कर रहा है। और कोविड-19 पेंडेमिक में बहुत सारे चैलेंज फेस करे बट स्टिल इंडिया की इकोनॉमी बहुत आने वाले सालों में अच्छी होने वाली है। हमारी डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छी है, हमारा वर्कफोर्स मैन पावर बहुत अच्छा है, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स हैं, और इकोनॉमिक पावर के रूप में जो हम राइज कर रहे हैं इससे हमारे डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे हो रहे हैं बड़े बड़े देशों के साथ। और हमारा अच्छा खासा रोल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। पॉलिटिकली अगर बात करें तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है भाई। इंडिया का एक की रोल है शांति वगैरह स्थापित करने में, मीडिएटरी रोल, मतलब आप कह सकते हो कि मीडिएटर की तरह काम करता है। अगर साउथ एशिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कहीं पे, क्लाइमेट चेंज पे हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस, टेररिज्म के लिए हमेशा हम आवाज़ उठाते हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत अच्छी है यूएस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। हम लगातार एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास के एरिया में चाइना ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। सोशली अगर अब हम देखें यहाँ पे, ठीक है, सोशली अगर हम देखें तो इंडिया एक डाइवर्स पॉपुलेशन के साथ है, रिच कल्चरल हेरिटेज है हमारी जो कि हमारी ताकत है। हमारी जो पावर है वो हमारे क्विजीन में है, हमारे म्यूजिक में है, हमारे आर्ट एंड लिटरेचर में है, हमारी फिल्म्स में है जो कि दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। कंक्लूजन बताऊं तो इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बनता जा रहा है हर तरीके से। इकोनॉमिक भी मैंने आपको बताया, पॉलिटिकली भी बताया, सोशल इन्फ्लुएंस भी बताया मैंने आपको। इंडिया का बहुत सारे चैलेंज भी हमें फेस करने पड़ते हैं बट स्टिल वी आर डेवलपिंग। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट एन ऐसे ऑन फेमिनिस्ट अप्रोच propounded बाय J.N. टिकनर इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो फेमिनिज्म एक बहुत ही प्रोमिनेंट थियोरेटिकल अप्रोच है आईआर के अंदर सिंस द 1980s। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है ये बताती है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है जो कि जेंडर्ड पावर डायनेमिक्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम में जो है। सो अमंग द मैनी फेमिनिस्ट स्कॉलर्स, बहुत सारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं। एक नाम यहाँ पे J.N. टिकनर का आता है जो बहुत फेमस हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो इन दिस वे हम जानेंगे कि J.N. टिकनर ने क्या बताया है। सो J.N. टिकनर का जो वर्क है इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एम्फेसाइज करता है जेंडर के ऊपर कि मतलब जेंडर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है इंटरनेशनल सिस्टम में, जेंडर का क्या रोल है। सो वो आर्ग्यू करती हैं दैट द डोमिनेंट थ्योरीज इन द आईआर में जितनी भी ज़्यादातर थ्योरीज हैं हैव इग्नोर्ड द जेंडर्ड नेचर ऑफ पावर। ये सारी थ्योरीज इग्नोर करती हैं जेंडर्ड नेचर को, यानी कि आगे मैं आपको बताता हूँ। एंड हैव फेल्ड टू टेक इनटू अकाउंट दैट एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव। अब एक महिला के पर्सपेक्टिव को नहीं दिखाया जाता किसी भी फेमस आईआर थ्योरीज में। सो एज अ रिजल्ट हमें लिमिटेड व्यू देखने को मिलता है। महिलाएं क्या सोचती हैं ये हमें नहीं देखने को मिलता। जेंडर इनइक्वालिटी है इंटरनेशनल सिस्टम में, ये ऐसा बताती हैं। सो अकॉर्डिंग टू टिकनर, ट्रेडिशनल थ्योरीज जो हैं जो पुरानी चली आ रही हैं आईआर में, वो बेस्ड है मैस्कुलिनिस्ट वर्ल्ड व्यू पे, यानी कि मेल डोमिनेट थ्योरीज हैं ज़्यादातर।
और ये मानती है कि जो पावर है वो ज़्यादातर जो है मिलिट्री फोर्स और इसी चीज़ से ही सब कंट्रोल होता है। सो ये अप्रोच हमें बताती है कुछ और भी पावर के फॉर्म होते हैं जैसे इकोनॉमिक पावर, कल्चरल इन्फ्लुएंस विच आर ऑफन जेंडर्ड, इसको जेंडर्ड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल टिकनर पॉइंट आउट करती हैं दैट विमेन हैव ट्रेडिशनली बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, महिलाओं को ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम से बहुत पहले से ही बाहर कर रखा है। एंड दैट देयर लेबर हैज बीन अंडर वैल्यूड, उनकी जो मेहनत है, जो उनकी लेबर है, उसको कभी वैल्यू नहीं दी जाती। और जिसी से एक वेज गैप भी होता है, आपको पता होगा, मेल्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं, फीमेल को कम मिलते हैं, ये आज भी चलता है। ये बताती हैं। टू एड्रेस दीज इश्यूज टिकनर बताती हैं कि एक फेमिनिस्ट अप्रोच बहुत ज़रूरी है आईआर के अंदर, जो कि जेंडर की इंपॉर्टेंस को बताती हो। सो वो आर्ग्यू करती हैं कि फेमिनिस्ट थ्योरीज हमें हेल्प करेंगी जानने में कि कैसे जेंडर को भी पढ़ना जरूरी है आईआर के अंदर, और फेमिनिस्ट थ्योरीज हेल्प करेंगी एक नई अप्रोच बनाने में, ग्लोबल गवर्नेंस में एक जेंडर इक्वालिटी को प्रायोरिटाइज किया जाए, सोशल जस्टिस मिले, ये बताती हैं। और वन ऑफ द की कंट्रीब्यूशंस जो टिकनर की जो फेमिनिस्ट अप्रोच है वो ये है कि जेंडर्ड सिक्योरिटी की एक यहाँ पे ये बात करती हैं। ये कॉन्सेप्ट एम्फसाइज करता है द वेज इन विच सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ मिलिट्री डिफेंस, सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता इनके अनुसार कि बस मिलिट्री का डिफेंस, बट ऑल्सो इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम, यानी कि अपने लोगों को वायलेंस से बचाना और उनके दिन प्रतिदिन की लाइफ में जो इनसिक्योरिटीज हैं वो ना हो। तो टिकनर यही कहती हैं कि जेंडर सिक्योरिटी का मतलब है कि एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी सिक्योरिटी की, जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ना हो, ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये सब चीज़ें ना हो, इस पे ये बात करती हैं। सो टिकनर की जो फेमिनिस्ट अप्रोच है ये इस पे भी एम्फेसाइज करती है कि जो इम्पोर्टेंस है ऑफ गिविंग वॉइस टू मार्जिन, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको भी बोलने का मौका मिले, पार्टिकुलरली विमेन इंटरनेशनल सिस्टम में। वो ये भी आर्ग्यू करती हैं कि विमेन एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स आर ऑफन ओवरलुक्ड इन ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ आईआर एंड दैट देयर इज लिमिट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। विमेन को भी कुछ बोलने दो, उनकी भी थ्योरी आनी चाहिए जो कि काफी समय से नहीं आई। सो अब महिलाओं के लिए आवाज उठा रही हैं, ये कह रही हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते समय हमें जेंडर का भी ध्यान रखना है और जब भी हमें पूरी एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी दुनिया की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एग्जामिन केनेथ वॉल्ट्स नॉन रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। केनेथ वॉल्ट्स की जो नॉन रियलिस्ट थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन की, उसको नियो रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। कुछ जो पुराने रियलिस्ट हैं जो फोकस करते हैं ऑन द इनहेरेंट एग्रेसिवनेस ऑफ स्टेट्स, ठीक है, कि जो एग्रेसिवनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जो अनार्किक नेचर है इंटरनेशनल सिस्टम का। होल्स का जो नियो रियलिज्म है वो एम्फसाइज करता है द रोल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम के रोल के ऊपर बात करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू वॉल्ट्स ये बताते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो कैरेक्टराइज्ड होता है बाय अनार्की। इसका मतलब है देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी टू गवर्न द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स, जो भी स्टेट्स हैं, जितने भी देश हैं, कोई है क्या उसको कोई कंट्रोल करता हो, नहीं है। दिस अनार्किक स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ सेल्फ हेल्प सिस्टम, यानी कि जिसमें इन विच स्टेट्स आर फोर्स्ड टू रिलाई ऑन देयर ओन रिसोर्सेज टू इंश्योर देयर सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे सेल्फ हेल्प हेल्प सिस्टम बनता है, यानी कि आपको खुद अपना काम करना है, आपको अपने रिसोर्सेज खुद इकट्ठे करने हैं। सो एज अ रिजल्ट स्टेट्स आर मोटिवेटेड टू परस्यू पावर एंड सिक्योरिटी लीडिंग टू अ परपेचुअल स्टेट ऑफ कंपटीशन, और कंपटीशन चलता है, हर कोई अपनी पावर चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि मेरी सिक्योरिटी पहले हो। वॉल्ट्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल सिस्टम में वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेट के बिहेवियर में। वो ये बताते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन टू टाइप्स ऑफ पावर, वो दो तरीके की पावर बताते हैं। एक है मटेरियल पावर, यानी कि मेजर्ड इन मिलिट्री इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मटीरियलिस्टिक बातें हैं। और फिर है रिलेशनल पावर, यानी कि मेजर्ड इन द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो दो तरीके की पावर है। सो इन अ सिस्टम वेयर देर इज अ बैलेंस ऑफ पावर, जहाँ बैलेंस होता है पावर का, स्टेट्स मोटिवेट होते हैं कि भाई वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में ना जाएं, स्टेटस क्यू को मेंटेन करें। और वाइल इन अ सिस्टम वेयर वन स्टेट डोमिनेट्स, अगर कोई ज़्यादा ही अपने आप को पावरफुल समझता है तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं, इनस्टेबिलिटी आती है। आगे है वॉल्ट्स ऑल्सो एम्फसाइज, ये एम्फसाइज करते हैं द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएनओ वगैरह, है ना। ये कहते हैं कि स्टेट का बिहेवियर ये भी चेंज कर सकते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स कैन हेल्प मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ, देखो अनार्की ना हो इसके लिए ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस काम कर सकते हैं।
और वो ऑल्सो ये बताते हैं कि ही रिकॉग्नाइज दैट इंस्टीट्यूशन एंड नॉर्म्स आर नॉट ऑलवेज इफेक्टिव। वो कहते हैं हमेशा ये इफेक्टिव नहीं हो सकता, बट स्टिल काफी जरूरी है कि ये होने चाहिए। ओवरऑल वॉल्ट्स का जो न्यू रियलिज्म है वो रिप्रेजेंट करता है डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशन। देखो ये ट्रेडिशनल वाला जो रियलिज्म है वो ना हो, इनका ये नया वाला एक रियलिज्म है ये बताया जा रहा है, जो कि पहले वाला जो है वो ये बताता है कि स्टेट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और डोमिनेट हैं। ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं एक इंटरनेशनल सिस्टम मजबूत होना चाहिए जो कि स्टेट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। फिर व्हाट इज देतांत? डिस्कस द कॉजेज फॉर द राइज एंड कोलैप्स ऑफ देतांत। तो देतांत का जो टर्म है वो यूज किया जाता है एक ऐसा पीरियड जिसमें इंप्रूव हुए रिलेशंस यूएस और यूएसएसआर के ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। और ये वर्ड है फ्रेंच देतेंद्र से आता है, जिसका मतलब होता है रिलैक्स या फिर टेंशन कम होना। तो देतांत का मतलब यही है पॉलिटिकली और जो मिलिट्री जो टेंशन्स थी वो कम हो, आर्म्स कंट्रोल हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े, डिप्लोमेसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कॉजेज क्या थे देतांत के? मतलब ये शांति क्यों आने लगी इतनी ज्यादा? सॉल्ट। सो यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में मतलब आर्म रेस चल रही थी, तो सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 ये एग्रीमेंट्स थे जिससे कि थोड़ा सा भाई शांति आई इनके बीच में। इकोनॉमिक प्रेशर, और यूएस और सोवियत यूनियन जो है दोनों को इकोनॉमिक प्रेशर भी फेस करना पड़ रहा था। तो देतांत में यही था कि भाई शांत हो जाओ, दोनों आपस में कोऑपरेट करो, इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो। फिर लीडरशिप चेंज, नेता भी बदले भाई, यूएस और सोवियत संघ में दोनों में ही बदलाव आया। जैसे प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन आए यूएस की तरफ से, सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव आए, जो कि ये चाहते थे कि दोनों बातचीत से ही सब कुछ शांत करें। अब ये देतांत का कोलैप्स क्यों हुआ? ये जब शांति से सब कुछ चल रहा था तो भाई फिर से लड़ाई कैसे शुरू हो गई? यहाँ पे है अफगानिस्तान। सोवियत यूनियन ने इन्वेट करा अफगानिस्तान में 1979 में, और यहाँ से यूएस और उसके अलाइज जो थे उन्होंने ओलंपिक्स भी बॉयकॉट कर दिए भाई मॉस्को के रिस्पॉन्स में। आर्म्स की रेस फिर से होने लगी, सोल्ट एग्रीमेंट हुआ ताकि ये सब ना हो, फिर से लड़ाइयाँ झगड़ा भाई स्टार्ट हो गया। और प्रॉक्सी वॉर्स भी चलती रहती थी, जैसे वियतनाम वॉर है, छोटी मोटी, यानी कि प्रॉक्सी वॉर मतलब छोटी मोटी वॉर्स जो आसपास चल रही है कोल्ड वॉर के टाइम। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है भाई, यूएस और सोवियत यूनियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया देतांत के कोलैप्स में। जैसे इन द यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन टफ स्टांस अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। देखो ये सोवियत यूनियन के बिल्कुल अगेंस्ट थे, और उनका एम्फेसिस था मिलिट्री स्पेंडिंग एंड द स्ट्रेटेजिक डिफेंस। इनका मिलिट्री पे ज्यादा पैसा लगाने पे ध्यान था। इन्होंने देतांत वेतांत को नहीं समझा कुछ भी। सोवियत यूनियन में जो मिखाइल गोर्बाचेव का राइज होता है और जो उसकी पॉलिसीज थी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की, उससे क्या हुआ? फिर से भाई वही पंगे झगड़े लड़ाई झगड़े स्टार्ट। सो ये सारा कुछ चल रहा है। कंक्लूड करूं तो देतांत एक पीरियड है जिसमें रिलेशंस काफी इंप्रूव हुए यूएस और सोवियत यूनियन के, और बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हमने पढ़े, हमने समझे, और इसी के साथ साथ बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स भी चलती रहती थी। सो ये है। सो डू यू थिंक दैट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज स्टिल रिलेवेंट? सो नॉन अलाइन मूवमेंट जो चला था क्या आज वो रिलेवेंट है? सो नॉन अलाइन मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जो कि दोनों से अलग रहता था, दोनों ब्लॉक से। ना सोवियत के साइड था ये, ना अमेरिका के साइड था। इसमें डेवलपिंग कंट्रीज थी सारी। ओके। और ये 1961 में स्टार्ट हुआ था, और 120 मेंबर्स से भी ज़्यादा इसमें हैं। और इसका रिलेवेंस अगर हम देखें नॉन अलाइन मूवमेंट की, तो आज भी है। ये कई लोग डिबेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो खत्म हो चुका है, कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाया था अलाइन नहीं होने के लिए किसी के लिए, कोल्ड वॉर खत्म हो गई, अब क्या काम है भाई इसका, है ना। और कुछ ये मानते हैं कि आज भी ये रिलेवेंट है, क्योंकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आवाज़ उठाने का काम यही करता है। और नॉन अलाइन मूवमेंट ने एक रोल प्ले किया है ग्लोबल अफेयर्स में। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के राइट्स के लिए यही आवाज़ उठाता है, एक इंटरनेशनल फोरम की तरह काम करता है। और बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे डिसआर्ममेंट है, ह्यूमन राइट्स की बातें हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो नॉन अलाइन मूवमेंट मीडिएट भी करता है, बहुत जगह कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाई झगड़ों को भी सुलझाता है, तो काफ़ी ज़रूरी है। ओवरऑल इसकी रिलेवेंस अगर हम देखें तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बट स्टिल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपनी आवाज़ उठा सकती हैं, अपने लिए बात कर सकती हैं। तो ये क्वेश्चंस आप करके जाना, मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आपका पेपर आ सकता है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय